हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य और मौर्योत्तर काल। ठीक है, आज हम इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, किसके द्वारा लिखा गया? ये जो मुद्रा राक्षस है ये एक बुक है। इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो उसके शासनकाल में जो चीजें हुई थी उनके बारे में जानकारी मिलती। इसके लेखक कौन है, इसको लिखा किसने है? ठीक है, तो इसके लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। ठीक है, यहाँ पे एक और है, ये है शूद्रक। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, वो हम यहीं पे याद करते चलेंगे, वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, और इससे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये फैक्ट हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंधों पर, शासनकाल के सिद्धांतों पर, विदेश नीति पे, धन संचय पे। तो ये अर्थशास्त्र है, लेकिन ये आर्थिक संबंधों पर आधारित नहीं है। ये आधारित है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। मतलब शासन किस तरह से होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा का मित्र कौन होना चाहिए, ये सब चीजें इन्होंने शासनकाल से संबंधित, राज व्यवस्था से संबंधित है। राज व्यवस्था से संबंधित जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी है। इसमें इन्होंने बताया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं, इसको कहते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तो पूछेगा आपसे कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किस पुस्तक में दिया गया है, तो वो पुस्तक है हमारी अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि राज्य के मुख्य 7 अंग होते हैं किसी भी राज्य के। अभी आप फिलहाल इतना ही जान लो, फिलहाल यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे नाम आया है कौटिल्य का, तो कौटिल्य के बारे में थोड़ी सी बातें हमें पता होनी चाहिए। कौटिल्य कौन थे? तो पहली चीज तो ये प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था, ये सब तो हमें पता ही है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, ये फैक्ट हमें याद रखना पड़ेगा। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, चाणक्य का। इन्हीं को, कौटिल्य को ही तो चाणक्य कहते थे, इन्हीं को चाणक्य कहते थे, कौटिल्य को। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित करने में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? पहला साम्राज्य इसलिए कि मतलब ऐसा नहीं कि उससे पहले साम्राज्य नहीं होते, तो उससे पहले भी छोटे छोटे राज्य चल रहे थे, लेकिन पहला साम्राज्य इसलिए कि उसने संपूर्ण भारत का एक तरीके से एकीकरण किया। मतलब संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के नीचे लेके आया, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जो छोटे छोटे राज्य थे उन सबको जीत के इसने अपने अंडर में लिया और एक बहुत बड़ा अंपायर, इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए इसके साम्राज्य को पहला साम्राज्य कह देते हैं। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें इसकी मदद किसने करी? चाणक्य ने इसकी मदद करी थी, चाणक्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? अभी सैंड्रोकोटस क्या है? सैंड्रोकोटस जो प्राचीन साक्ष्य और शिलालेख हैं उनमें एक नाम बार बार मिल रहा था, वो था सैंड्रोकोटस। ठीक है, तो इस शब्द को लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सैंड्रोकोटस है कौन। तो फिर एक आए विलियम जोन्स। ये जो विलियम जोन्स हैं इन्होंने बहुत रिसर्च करी और इन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो सैंड्रोकोटस है ये और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखो आप इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः बना था, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? ठीक है, तो ये बना हुआ था लकड़ी का। इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हुए हैं, जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को। तो उन्होंने इससे पता किया है, इसके अवशेषों से पता लगाया गया कि ये लकड़ी का बना हुआ था। और इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब चूंकि पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, उसी के आसपास से इनके अवशेष मिले। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। पटना को ही तो पाटलिपुत्र कहते थे ना, तो पटना के आसपास से ही इसके अवशेष मिले हैं। तो हमें यहाँ पे 2 जगहों के नाम याद रखने हैं जहां से इसके अवशेष मिले, उससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। वो है कौन सी 2 जगह? एक है बुलंदीबाग और एक है कुम्रहार। एक है हमारा बुलंदीबाग और एक है कुम्रहार। इन दोनों ही जगहों से चंद्रगुप्त के महल के जो लकड़ी का बना था उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? पटना के ही आसपास से मिले हैं। तो इन दोनों जगहों का नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा मौर्य राजा था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो इसकी बात होगी तो
चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैंने बताया ना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, दक्षिण में, पश्चिम में, हर जगह भी आप आगे पढ़ोगे वो बहुत आगे तक उसने साम्राज्य विस्तार किया था। तो दक्षिण तक गया था और दक्षिण तक उसने विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। और जब बात होगी दक्षिण भारत की, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो भी दक्षिण भारत में ही हुई थी। इसकी मृत्यु जो थी वो दक्षिण भारत में ही हुई थी। कैसे? इसकी मृत्यु हुई थी कर्नाटका में, ठीक है। अब कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि ये कर्नाटक में गया और अचानक से इसकी मृत्यु हो गई, इसने जानबूझकर अपने शरीर को छोड़ा था। एक विधि होती है संलेखना, संलेखना विधि का संबंध है चंद्रगुप्त की मृत्यु से। संलेखना विधि क्या होता है? जैन धर्म में इसका वर्णन है कि इसमें अपने शरीर को स्वयं त्यागने के लिए संलेखना विधि का प्रयोग करते हैं। ये जैन धर्म की विधि है और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से अपना शरीर त्याग दिया था कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पे? कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, ये जगह का नाम आपको याद रखना चाहिए, श्रवणबेलगोला। इस जगह में, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। तो दक्षिण भारत की जब बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये बहुत गहरा संबंध है दक्षिण भारत से। उसकी मृत्यु हुई थी दक्षिण भारत में और उसने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त की थी। ये हमें कैसे पता चला? कुछ जैन साहित्य से, कुछ तमिल साहित्य से और कुछ अशोक के अभिलेखों से। तो ये सबसे हमें पता चला कि इसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? देखो मैं आपको बता रही थी ना कि इसने पश्चिम तक, दक्षिण तक सब कुछ इसने जीत लिया था, बहुत कुछ इसने जीता था। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार किस शासक ने जीता? तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। ये चीज हमें पता कैसे चलती है? तो ये हमें मिलता है एक अभिलेख, उस अभिलेख में चीज लिखी हुई है, हमें उस अभिलेख का नाम याद रखना है। उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का हमें नाम याद रखना है। जूनागढ़ अभिलेख से चीज पता चलती है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था, ठीक है। अब ये जूनागढ़ अभिलेख जो ये किस राजा के द्वारा लिखवाया गया था, उस राजा का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था उसके द्वारा ये जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया था और इसमें ये चीज लिखी हुई है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर, जिसको सिकंदर ने सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? सेल्यूकस निकेटर था, इसको सिकंदर ने सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। अब देखो सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था, कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ये तो हम भूल ही नहीं सकते, ये तो हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसने भारत पे अटैक किया, उसके बाद ये वापस चला गया। तो इसने सिंध और अफगानिस्तान जो जीता हुआ था वो इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये सिकंदर का सेनापति था। इसने इसको यहाँ पे एज अ प्रशासक नियुक्त कर दिया कि मेरे जाने के बाद तुम इस एरिया के का पूरा सब कार्यभार संभालो। तो इसने नियुक्त कर दिया, ये वापस चला गया। तो इसको पूछ रहे हैं कि किस भारतीय राजा ने इसको हरा दिया था जब सिकंदर चला गया था इसको सब कुछ सौंप के? तो इसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही समकालीन था, उसी टाइम पे ये सब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया था। और ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, इसी का एक राजदूत था, उसका नाम था मेगस्थनीज, ये इसी का राजदूत था। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यही आया था, ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था की बात हो रही है, ठीक है। अफगानिस्तान तो था, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीत लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीत लिया था अफगानिस्तान। अब बिहार में तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पटना इनकी राजधानी थी, तो ये तो होगा ही इनके साम्राज्य में। रही कलिंग की बात, तो कलिंग में तो अशोक ने बहुत हिंसा करी थी और कलिंग को जीत लिया था। इसके बाद से इसका हृदय परिवर्तन हुआ था, कलिंग को जीतने के बाद से, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है श्रीलंका। अब ये बात कैसे पता चलती है? तो अशोक का एक अभिलेख है, वो है दूसरा अभिलेख। कुछ अशोक के अभिलेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है उसमें से सेकंड अभिलेख, जो दूसरा अभिलेख है अशोक का, उसमें उसने लिखा हुआ है किस बारे में? इसमें इसने लिखा हुआ दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में। इसमें इसने दक्षिण भारत के राज्यों का विवरण दिया है। उसमें ये चीज लिखी हुई है कि ये श्रीलंका को नहीं जीत पाया था, श्रीलंका इसके साम्राज्य में शामिल नहीं था, ये चीज इसमें लिखी हुई है। और इसमें जो श्रीलंका का नाम है वो श्रीलंका ना लिख के ताम्रपर्णी लिखा हुआ है, ये भी आप याद रख लो। इसमें ताम्रपर्णी लिखा हुआ है, श्रीलंका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बात ये श्रीलंका की हुई है, ये इतिहासकारों ने पता लगा लिया, लेकिन बात ये श्रीलंका की हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसके प्रमाण है। अशोक को बौद्ध धर्म से उसको काफी झुकाव था, बौद्ध धर्म की तरफ, लेकिन फिर भी उसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है?
इसका प्रमाण है कि उसने देव नाम प्रिय की उपाधि ली थी। देव नाम प्रिय के नाम से कोई उसको देव नाम प्रिय के नाम से पुकारे, ये उसको पसंद था। और देव नाम प्रिय एक तरह से हिंदू नाम है। एक देव नाम प्रिय और एक प्रियदर्शी। प्रियदर्शी ये दोनों ही नाम अशोक के थे, दोनों ही उपाधियां अशोक की थी, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। ये दोनों ही हमें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो कौन सी हुई थी? तो तीसरी हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? तो इनकी राजधानी में हुई थी। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसका अध्यक्ष कौन था? वो था मोगलीपुत्र तिस्सा। आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा, मोगलीपुत्र तिस्सा। ये अध्यक्ष था दूसरी बौद्ध संगीति का। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके? अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? स्तूप तो देखो कई सारे, अमरावती है, भरहुत है, सांची है, सारनाथ है। इसमें से सर्वश्रेष्ठ किसे मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ है सांची का स्तूप। सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सांची के स्तूप को। सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? रायसेन में। मध्य प्रदेश का जिला है रायसेन, वहीं पे है सांची का स्तूप। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था अशोक ने। इसका निर्माण अशोक ने कराया था, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत सर्वश्रेष्ठ स्तूप है ये। नेक्स्ट देखते हैं। सारनाथ स्तंभ जो है, इसका निर्माण किसने कराया था? अब सारनाथ स्तंभ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारनाथ स्तंभ जो है वो भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है। इसमें सिंह की आकृति है शीर्ष पर। पहली चीज तो ये भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह में लिया है, तो समझ लो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये मौर्य युगीन कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ जो है, ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था अशोक ने। अशोक ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई थी। एक होता भाषा, एक होता लिपि। प्राकृत भाषा प्रयोग हुई थी और लिपि कौन सी प्रयोग हुई थी? लिपि प्रयोग हुई थी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि। एक होती है खरोष्ठी लिपि। होती तो कई सारी, बट हम बेसिकली दो लिपि याद रखेंगे, एक ब्राह्मी एक खरोष्ठी। तो जो खरोष्ठी लिपि है वो भी अशोक के 2 शिलालेखों में प्रयोग हुई है, केवल 2 में। बाकी सब में ब्राह्मी लिपि प्रयोग हुई है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको लिखते बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। इसको लिखते दाएं से बाएं, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? अशोक के केवल 2 अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में है, बाकी सारे ब्राह्मी में है। तो हमें इन दोनों के नाम याद होने चाहिए। एक है मानसेहरा, दूसरा है सहबाजगढ़ी। देखो ये दोनों नाम ना आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सहबाजगढ़ी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये सिंपल 1 लाइनर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ था? ब्राह्मी लिपि में जो लिखे हुए थे वो अशोक के शिलालेख लिखे हुए थे। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जिसने पढ़ा होगा उसी ने तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है जेम्स प्रिंसेप होगा इसका सही आंसर। इससे पहले वाले का आंसर भी जेम्स प्रिंसेप था, इसका भी आंसर जेम्स प्रिंसेप होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक 2 नामों से ज्यादा जाने जाएंगे, एक है देवनाम प्रिय और एक है प्रियदर्शी। अशोक अपने ज्यादातर शिलालेखों में इन्हीं 2 नामों से जाने जाएंगे। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है प्रियदर्शी। निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है? अशोक का जो नाम अशोक है वो केवल 4 अभिलेखों में है। केवल 4 अभिलेख है, वो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, वो चारों ही अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? गुर्जरा, मस्की, नेट्टूर, उदयगोलान। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से सेट किया है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक जो ऑप्शन होगा वो तो इनमें चारों में से कोई एक होगा, बाकी 3 कुछ और लिख देंगे। तो ये चारों ही हमें याद रखने हैं। ये 4 अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम उल्लिखित है। अशोक का नाम अशोक, वरना वो क्या जैसे अभिलेख लिखवाया उसने तो उसमें लिखाएगा मैं मगध का सम्राट ऐसे करके लिखवाएगा, या फिर मैं देवनाम प्रिय, या फिर मैं प्रियदर्शी, इस तरह से वो लिखवा रहा है। तो ये जो अशोक नाम जो है ना वो उसने सिर्फ 4 में उसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, वो है गुर्जरा, मस्की, नेट्टूर, उदयगोला। तो ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं चारों। नेक्स्ट देखते हैं।
अशोक का जो रुमनदई स्तंभ है वो किससे संबंधित है। देखो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म से उसको बहुत लगाव था, वो गया महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान था वहां पे गया वो, और वहां पे जाके वहां की जगह की रिस्पेक्ट के लिए उसने क्या किया कि जो उनका टैक्स था या ये कहो जो उनका भू राजस्व था उसको इसने काफी कम कर दिया। 1/6 होता था पहले, उसको इसने 1/8 कर दिया था। भू राजस्व को इसने कम किया था। जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था इसने उसकी यात्रा करी और इसने उनके भू राजस्व को कम किया। ये चीज जो है ना, ये चीज लिखी हुई है अशोक के रुमनदई स्तंभ में, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि अशोक का जो रुमनदई स्तंभ है वो किससे संबंधित है, तो ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है, क्योंकि ये जन्म स्थान पे जाके उसने वहां के लोगों का टैक्स कम कर दिया था। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।